नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए हैं, जहां पर लगातार वो पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पूरी दमदारी से चुनाव की तैयारियों में लगी है। आगरा में फूल की महक बढ़ाने के लिए यूपी की बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे हैं। अब नड्डा ने बीजेपी के ब्रज क्षेत्र को लेकर के एक बैठक की है। नड्डा ने सबसे पहले पदाधिकारियों के साथ संवाद भी किया है। इसके बाद ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के कामों की समीक्षा की है। तो कुल मिलाकर के अब यूपी फतह की जो रणनीति है वो पूरी तरह से बन चुकी है। जनप्रतिनिधियों को जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी का तो रोड मैप तैयार है, लेकिन विपक्ष की तैयारी क्या है। नड्डा ने विजयी मंत्र भी दे दिया है। अब बीजेपी का जो फतह तंत्र है वो भी तैयार है। आज इन्हीं सवालों के साथ हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, इसको एक बार फिर से सुनिए। अलग अलग नहीं चलना है, साइलोज में नहीं चलना है, हमको एक साथ मिलकर चलना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी देखिए, रिसर्च चल रही है। ये जो हार्ट इंटरवेंशन हम करते हैं, ये बैलून लगाते हैं या स्टेंट्स लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंजियोप्लास्टी। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू एंजियोप्लास्टी। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू बाईपास सर्जरी। बट एट द सेम टाइम योगिक एक्सरसाइज इज देयर टू कीप योर हार्ट हेल्दी। नाउ both can be complementary to each other. Both are not separate things. आप भी कहते हैं कि भाई एक एक्टिव हार्ट अटैक से बचाने में सहयोगी होता है। एक बीमार हार्ट भी अगर एक्सरसाइज करता हुआ हार्ट है तो इट कैन सस्टेन एन हार्ट अटैक, इट कैन सस्टेन अ मायोकार्डियल इंफेक्शन। और प्राणायाम क्या कहता है? प्राणायाम इज अ डेली एक्सरसाइज। एंड नाउ the Center for Integrated Studies, All India Institute of Medical Sciences, is saying this, that people who are doing pranayam, they can avoid myocardial infarction. ये बात कही जा रही है। Both are complementary to each other. अब कैंसर में कीमोथेरेपी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन कीमोथेरेपी से इम्यूनिटी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आयुर्वेद के पास इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हर एक को एक दूसरे के साथ मिल करके, और ये डॉक्यूमेंट के साथ होना है। ऐसा नहीं कि जगत प्रकाश ने कह दिया इसलिए प्रकाश आ गया, नहीं। ये डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए, विद डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमको इसका रिसर्च करना चाहिए, लेकिन क्रॉस रेफरल और सेम छत के नीचे दोनों को एग्जिस्ट कराने की सुविधा ये 2017 की हेल्थ पॉलिसी हमको देती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये मौका देती है, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से हम लोगों ने पैलिएटिव हेल्थ केयर, जीरियाट्रिक हेल्थ केयर, इन सारी चीजों पर अपना जोर दिया है और उसको संभाल करके रखा है। अब मैं जो कहता था कि मुझे पत्रकार भाइयों का सहायता चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? कई लोग बोल देते हैं क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ता है कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोल के चले गए। उसके बाद एक भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं खुला। ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आए तो फिर से 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला। ये फर्क पड़ता है। एक रायपुर में खुला, एक ऋषिकेश में खुला, एक भुवनेश्वर में खुला, एक पटना में खुला। सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले गए। और क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि फिर जब यूपीए की सरकार आई तो फिर से बैन लग गया, वहीं पर चिप्पी लग गई। और फिर फर्क यह पड़ता है कि 2014 में जब मोदी जी आए तो फिर से 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फिर से खुलने लगे। इस बात को समझना चाहिए, यह फर्क पड़ता है। गोरखपुर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला। हम बनारस के मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बराबरी पर ला रहे हैं। फर्क यह पड़ता है
कि 2014 में 385 मेडिकल कॉलेज थे और 2020 में 532 मेडिकल कॉलेज खुल गए। ये फर्क पड़ता है। 150 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। 2014 में मेडिकल सीट्स, एमबीबीएस सीट्स, अब देखिए मैं इसमें भी आपको बताना चाहता हूं, लोग बोलते रहे ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। कोई ब्रेन ड्रेन वाली बात नहीं है। अरे हमारा ही डॉक्टर है ना अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, हमारा ही डॉक्टर लंदन में है ना, हम उनकी भी सेवा करेंगे और देश की भी सेवा करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम कभी रोने वाले नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमने 150 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने खोल दिए, 150 मेडिकल कॉलेजेस। हमारी मेडिकल सीट्स 2014 में 52,000, आज हमारी 88,000, 36,250 नई सीटें मेडिकल कॉलेज की खड़ी हुई हैं। ये फर्क पड़ता है। सही आदमी आने का क्या फर्क पड़ता है, वो ये फर्क पड़ता है। उसी तरीके से हमारे ये जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं, उसमें लगभग 30,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में इंक्रीज हुआ है। यह भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से इसको भी आगे बढ़ाया गया है। आप सब लोग हेल्थ से बड़े जुड़े हुए हैं। हमारे यहां एक शब्द है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये एक फैशन शब्द बन गया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में जाओ, किसी कंट्री में जाओ, किसी देश में जाओ, ओह व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी। यूएचसी अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का, सबका एजेंडा यूएचसी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018-19 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग। और ये 50 करोड़ लोग कौन है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, बाल काटने वाला, रैग पिकर, मेड सर्वेंट, ऐसे लिफ्ट मैन, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देने का काम आयुष्मान भारत के तहत दिया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि देश में 1 करोड़ 83 लाख गरीब लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 23,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। और इस तरीके से आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का इलाज 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर से हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम देखें एम्स के दृष्टि से, तो आज रायबरेली में 823 करोड़ रुपए खर्च होकर के 610 बेडेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। गोरखपुर में 750 बेडेड हॉस्पिटल, 1,011 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ता है जब बोलता हूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद 30 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, 30 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं और 1,550 एमबीबीएस सीट्स बढ़ाई गई हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल में टर्शरी कैंसर सेंटर वह भी खोला गया है, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो बच्चों की, इंद्रधनुष की वैक्सीनेशन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। 7 करोड़ 57 लाख चिल्ड्रन का, बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है इंद्रधनुष के तहत। ये जो डीबीटी के बच्चों को देते हैं और बाकी सारे बच्चों को जो टीकाकरण करते हैं, वो सारे का सारा 7 करोड़ 57 लाख बच्चों का हुआ है, जो सबसे बड़ा है। आयुष्मान भारत में लगभग इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया गया है। और उसी तरीके से आयुष मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। उसी तरीके से इंश्योरेंस कवर, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, इसको भी चलाया जा रहा है। और अगर मैं आगरा की बात करूं तो आपके यहां मैं ही आया था सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास करने के लिए। मुझे खुशी है कि मैं आगरा को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक देने में सफल रहा। उसी तरीके से बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विंग, ये भी खोला जा रहा है। और यहां पर 116 वेंटिलेटर्स
इसकी भी व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी, एक नई गाथा लिखी गई है। ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। जहां तक कोरोना के मैनेजमेंट का सवाल है, मैं हमेशा एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा 2020 के मार्च अप्रैल में बड़ी बुरी खबर अमेरिका से आ रही थी। पीपल आर डाइंग, ग्रेवयार्ड्स आर फुल, मैनेजमेंट इज हेल्पलेस। जर्मनी से खबर आ रही थी, इटली से खबर आ रही थी। इनकी पॉपुलेशन कितनी है? किसी की 6 मिलियन, किसी की 20 मिलियन, किसी की 30 मिलियन, और ये 32 करोड़ के आसपास अमेरिका की। लेकिन 130 करोड़ का देश, हमारी लैब टेस्टिंग कैपेसिटी एक लैब होती थी जिसके बारे में जिक्र योगी जी ने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 2.5 लाख पर डे हो गई है। इसको हमको समझना चाहिए। यह हमारी व्यवस्था की गई। लॉकडाउन लगा करके पीपीई किट इंपोर्ट करते थे, आज भारत पीपीई किट एक्सपोर्ट कर रहा है। अपने लिए तो सेल्फ सफिशिएंट है ही, अब दुनिया को दे रहा है। उसी तरीके से हमारे आइसोलेशन बेड्स, हमारे पास उस समय सीमित आइसोलेशन बेड्स थे, आज 14 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं। हमारे पास आईसीयू बेड्स लगभग 85,000 के आसपास आईसीयू बेड्स हैं। इस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट किया गया है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग का रिकॉर्ड बनाया है। 5,70,00,000 सैंपल्स आपने टेस्ट किए। उत्तर प्रदेश ने अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है। आपके पास लगभग 1260 टेस्टिंग फैसिलिटीज है। आपके पास लगभग 5,900 अप्रोक्सीमेटली 6,000 आपके पास आईसीयू बेड्स है, और आपकी रिकवरी रेट 97% है। इस बात को समझना चाहिए। मैं इसके लिए योगी जी को और आप डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को किया। मित्रों, आप सब लोग डॉक्टर्स हैं। किसको मालूम था कि डेल्टा वेरिएंट आएगा? किसको मालूम होगा कि इसकी मारक क्षमता लंग्स तक पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेगी? किसको मालूम था कि ऑक्सीजन की जरूरत इतने फास्ट पड़ जाएगी? बहुत हमारे नजदीक लोगों को दुख हुआ, दिक्कत आई, हम उनके साथ हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर इस देश में ऑक्सीजन से सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 900 हमारी पिछले साल ऑक्सीजन मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी। इसको मार्च महीने में 3000 मेट्रिक टन किया गया, और अप्रैल महीने में हमारी 9,446 मेट्रिक टन करने की कैपेसिटी मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर की। यह बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और जल से, थल से और वायु से, तीनों से गंतव्य स्थानों पर ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की गई। लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर वायु सेना ने 1400 उड़ानें भरी, 1400 उड़ान टैंकर्स को पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ साथ ट्रेन चलाई गई, और ताकि गंतव्य स्थान पर ऑक्सीजन पहुंच सके। और आज मुझे खुशी है कि हमारे जो टैंकर्स थे, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, वो 4 लाख से बढ़कर के वह 11 लाख यूनिट्स तक पहुंचा। उसी तरीके से टैंकर्स की व्यवस्था की गई। मित्रों, अभी योगी जी चर्चा कर रहे थे वैक्सीनेशन की। मैं तो लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री हूं। ट्यूबरकुलोसिस जब सारी दुनिया में समाप्त हो जाता था ना, तो भारत को कोई न कोई यूएनएड और यूएसएड के तहत टीका लगाने के लिए और दवाई लगाने के लिए और टीबी की दवा पहुंचती थी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पल्स पोलियो, ये भारत में कब खत्म होने का संकल्प लिया गया? जब दुनिया से समाप्त हो गया, तब इसके बारे में व्यवस्था की गई। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि 21वीं शताब्दी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने कहा कोरोना के साथ लड़ेंगे और अपना वैक्सीनेशन बनाएंगे और लोगों को इससे निजात दिलाएंगे। इस बात का संकल्प लिया।
डेट नोट कर लीजिए, 14 अप्रैल 2020 को पहली टास्क फोर्स बनाई थी मोदी जी ने वैक्सीनेशन के लिए। 14 अप्रैल 2020, कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय उन्होंने कहा वैक्सीनेशन बनाने के लिए तैयारी करो। उद्यमियों को बोला, भारत सरकार से आर्थिक सहायता दी गई, ऑफिसरों को लगाया गया, साइंटिस्ट को लगाया गया, खुद जाकर के वहां फैक्ट्री में परीक्षण निरीक्षण सब देखा, सारे परमिशंस दिए गए और 9 महीने के अंदर भारत के उद्यमी और साइंटिस्ट ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत को दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा विपक्ष कितना छोटा साबित हुआ, कितना हल्का साबित हुआ, कितनी छोटी सोच वाला पैदा हुआ। सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोगों को भटकाना, लटकाना, अटकाना, कांग्रेस की आदत, फितरत। क्या कहा? गिनी पिग्स। वी आर नॉट गिनी पिग्स, वी आर नॉट रैट्स। हैव यू डन द थर्ड ट्रायल? मैं तो लगवाऊंगा नहीं। और किसी ने तो कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब लग गई। ऐसी छोटी सोच वाले बड़े प्रदेशों को कहां चला पाएंगे? क्या सोच है इनकी? बीजेपी वैक्सीन। मित्रों, कितना नुकसान इन्होंने किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने कह दिया हम अपने प्रदेश में नहीं लगाएंगे, और आजकल बोल रहे हैं वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो। पहले बोलने लगे मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, फिर कहने लगे तुम दो, तुम दो, फिर बोलने लगे मुफ्त दो, मुफ्त दो। अरे आपको क्या मालूम, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सबको लगाएगा, मुफ्त लगाएगा। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए। और 21 तारीख को, 21 जून को तय हो गया, अब वैक्सीन लग रही है। पहले 2 कंपनियों को ऑर्डर था, फिर 16 कंपनियों को ऑर्डर दिया गया है, और दिसंबर तक 19 कंपनियों को ऑर्डर दे दिया जाएगा। अगले अगस्त महीने में संतोष जी मेरे आंकड़ों को ठीक करेंगे, लेकिन लगभग 20 करोड़ पर मंथ हम डोजेज बनाने लग जाएंगे, और दिसंबर महीने तक 135 करोड़ डोजेज बना लेंगे। और आपको जानकर के भी खुशी होगी कि कल ही परसों 50 करोड़ डोज लग चुका है। इस बात का हमको खुशी होनी चाहिए। संतोष जी, ये वैक्सीनेशन देश का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट है। वैसे जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था ना, तो मैं सबको बोलता हूं वट एवर इंडिया अंडरटेक्स दैट इज द लार्जेस्ट, इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट। आयुष्मान भारत, मालूम है आयुष्मान भारत का मतलब क्या है? सारा अमेरिका की जनसंख्या ले लो, सारी कनाडा की जनसंख्या ले लो, और सारी मेक्सिको की जनसंख्या ले लो, और इस सबको जोड़ लो तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। यानी भारत में इतने लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है। यह है भारत की ताकत। और हमारे ऑपोजिशन भाई अमेरिका आगे है, अमेरिका आगे है, फलाना आगे है, अर्जेंटीना आगे है, फलाना आगे है। अब कोई नहीं बोलता कि आगे है। अब क्यों नहीं बोलते हो? अरे भाई, जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो और जिसने शिवालिक की पहाड़ी चढ़नी हो, दोनों में अंतर है कि नहीं है? इटली की जनसंख्या कितनी है? कुछ मिलियन। कितनी देर लगेगी? लग जाएगा। भारत 130 करोड़, 1.3 बिलियन। माउंट एवरेस्ट चढ़ते चढ़ते और सबको डोज लगाते लगाते, वो भी 2-2 डोज लगाते लगाते टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर भी क्या कहा है, दिसंबर तक सबको लगा दिया जाएगा। इस बात को तय किया गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, अच्छे लोगों को लाने का क्या फर्क पड़ता है, ये हमको समझना चाहिए। हम टीबी की दवा मांगते थे, आज हम कोरोना की मेडिसिन और वैक्सीन दे रहे हैं। ये भारत देने वाला बन गया। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हेल्थ के दृष्टि से देखा जाए, आप सब लोग जानते हैं, मैं स्वास्थ्य मंत्री था हिमाचल प्रदेश में। हर बैठक में बड़े जोश में जाया करता था। मैंने देखो फैमिली प्लानिंग पूरी ठीक से करा दी है,
जच्चा बच्चे का प्रोग्राम ठीक से करा दिया है, ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल में ला दिया है, लेप्रेसी नाम की चीज नहीं रही है, फलाना ये हो गया है। जब मैं यहां पहुंचता था नेशनल मीटिंग में तो कहते थे कि अभी देश में इतनी बाकी है, अभी इतनी माताएं मर रही हैं, इतने बच्चे मर रहे हैं, इतना मर रहे हैं। ये मैं 98 की बात सुना रहा हूं। तो मैं कहा करता था कि भैया ये कैसे हो रहा है? तो कहते थे कि बीमारू राज्य है, वो बीमारू राज्य, उनके कारण ये हो रहा है। और उस बीमारू में यू जो था, आर के बाद यू आता था, राजस्थान के बाद जो यू आता था वो उत्तर प्रदेश के लिए आता था। आज मुझे खुशी हो रही है कि योगी जी के नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, छलांग लगाने वाला, आगे बढ़ने वाला राज्य बन गया। इस बात को समझना चाहिए। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में अपने अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है, टीएफआर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है, वैक्सीनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है। एंसेफ्लाइटिस यहां पर 85% रिडक्शन हुआ है और डेथ्स में 95% रिडक्शन हुआ है। इस बात को समझना चाहिए जापानीज एंसेफ्लाइटिस में। हम और योगी जी उस समय सांसद थे और मैं स्वास्थ्य मंत्री था, हम कितना लड़ते थे जापानीज एंसेफ्लाइटिस के लिए। आज 85% के अकरेंस में कमी हुई है और डेथ्स में 95% कमी हुई है। यह है उत्तर प्रदेश। अब ये बीमारू नहीं है, ये स्वस्थ उत्तर प्रदेश है, इसको समझना चाहिए। हां, ये दीगर बात है कि कई नेताओं का स्वास्थ्य बिगड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य आगे बढ़ा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सब लोग एक अच्छे विचार को लेकर के प्रदेश की सेवा में जुटे हैं। आज हम मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, सीट्स बढ़ा रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कैंसर सेंटर खोल रहे हैं, टर्शरी केयर सेंटर खोल रहे हैं, हर तरीके से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये कोरोना आया, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब 100 साल पहले महामारी आई थी तो भारत में बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे। मोर कैजुअलिटीज वेर बिकॉज ऑफ स्टारवेशन देन बिकॉज ऑफ द डिजीज। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ जनता को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मार्च महीने से लेकर के दीपावली तक उनके घर में दीप जल सके, इसकी व्यवस्था की गई। इसको हमको समझना चाहिए। और इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क यह पड़ा कि वह लोग अच्छे तरीके से जहां आगे बढ़ रहे हैं, वहीं WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि हियर इज इंडिया which has not only addressed the health issues, it has addressed, Prime Minister Modi has addressed the economic issues also. Secretary General United Nations ने क्या कहा कि Prime Minister Modi has addressed not only health issues but economic issues, other countries should follow it. इस बात को उन्होंने कहा। आज इंडिया लीडर बनकर के खड़ा है। आयुष्मान भारत जब हम लोग बना करके गए थे, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सबसे बड़ा देश का प्रोग्राम है। अब मैं आपसे ऐसे ही शेयर कर रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पर लोगों ने कहा वी आर हियर फॉर डिजिटल एंड वी आर वर्किंग फॉर डिजिटल। व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग इन इंडिया? आई सेड नथिंग मच। ओनली 500 million people are there who are the card holders, and because of the thumb they can get a green card, and from the green card they can get their services of health services in any part of the country, and the payment will be done digitally. This is digital India. isko samajhna chahiye. yani तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ वो संवाद कर रहे हैं। इस पर हम लोग वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।